सो हेलो एवरीवन, मैं उपेन और मैं आ गया हूँ आज अपना दूसरा पॉडकास्ट लेके। और आज मैं हूँ मैम जो है, दीदी जो है रंजीता सिन्हा, ट्रांसजेंडर। उनके बारे में मैं उनसे पूछ लूँगा, उनका जो परिचय है उनसे अच्छे से मैं थोड़ा जान लूँगा उनके बारे में। सो दीदी, वेलकम मेरे पॉडकास्ट में, और आपने मुझे मौका दिया उसके लिए बहुत ही धन्यवाद। सो मैम, आप अपने बारे में बताइए। अपने बारे में आपको जानते तो सब लोग हैं, हाँ। लेकिन कुछ लोग हो सकते हैं जो नहीं जानते, तो आप अपना परिचय थोड़ा हमको बताइए। ठीक है, मेरा नाम रंजीता सिन्हा है और मैं एक ट्रांसजेंडर संप्रदाय से हूँ, जिसको हिंदी में हम लोग किन्नर भी बोल सकते हैं। ओके। ठीक है, ट्रांसजेंडर क्या है? जो इंसान जिस जेंडर से जन्मता है, हम लोग जानते हैं 2 जेंडर होता है, मेल और फीमेल। ठीक है, तो जो इंसान जो बायोलॉजिकली जन्मता है, पुरुष होकर या महिला होकर, पर उसमें वो अपने को कंफर्म नहीं समझते, उस पर वो सुस्त नहीं है, उसमें वो कंफर्टेबल नहीं है, तो वो अपने को समझता है नारी, या पुरुष होकर नारी समझता है, या नारी होकर पुरुष समझता है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन है लाइफ का, सोच का। उसके बाद ये जर्नी शुरू होता है। तो ये ट्रांसजेंडर कम्युनिटी एक अम्ब्रेला जैसा है, जिसमें बहुत सारे जेंडर आइडेंटिटी आ जाते हैं। ओके। जैसे किन्नर है, किन्नर तो एक प्रोफेशन है, जो हिजड़ा प्रोफेशन है, जो मेल टू फीमेल है, फीमेल टू मेल है। उसके बाद एफेमिनेट मेल है, जो पुरुष होकर अपने को नारी समझता है, पर समाज के चलते बोल नहीं पाता। ओके। तो बहुत सारे हैं। जो गप्पा है, जो लोग पूजा आज करते हैं, उसको जो गप्पा बोलते हैं। एक एक स्टेट का एक एक टर्मिनोलॉजी है। तो ये सब आपके ट्रांसजेंडर अम्ब्रेला के अंदर आता है। आई थिंक आज बहुत सारा टॉपिक मिलने वाला है मुझे बात करने के लिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आज दीदी के साथ डिस्कस कर सकता हूँ। सो मैम, मैं आपका मतलब बचपन के बारे में जानना चाहता हूँ। आप कब से फील कर रही है कि आप जो है एक आपका बॉडी तो लड़का का है, बट आप लड़की अंदर से खुद को फील करती है, ये कब से? देखिए, ये फील जब भी कोई ट्रांसजेंडर जो इंसान होता है, वो जन्मजाति होता है। जन्म से ही उसको एकदम बचपन जब होता है, तब उसे लगता है, जब वो शुरू होता है, क्योंकि जब एकदम छोटा था, मैं सुना था मेरे माँ बाप के मुंह से, मैं लक्ष्मी पूजा के दिन में हुआ था। और मेरा बहुत अच्छी बात तो है। लक्ष्मी पूजा के बंगाल में लक्ष्मी पूजा बहुत घर घर में होता है। बिल्कुल। और कोजागरी लोग को पूजो। और सबसे बड़ा बात है, मेरा माँ बंगाली है, पिताजी यूपी से है। तो एक मिक्स कल्चर था। 50 मैंने मेरा अभी उम्र करीबन 50 साल के आसपास होगा। तो मैं उस समय का बात कर रहा हूँ, क्योंकि उस समय समाज भी इतना आगे नहीं था। तो मैं सुना हूँ, मेरा पिताजी मेरा बड़ा भाई था, और उसके बाद मेरा पिताजी का बहुत इच्छा था उनका एक बेटी हो, और मेरे माँ पर एक इच्छा प्रकट किया था, जो इस बार मेरा बच्चा आएगा तो वो लड़की होगा। उन्हें लड़की का बहुत चाहत था। तो मैं पीजी हॉस्पिटल पे हुई। तो मेरा पिताजी पुलिस में थे, ड्यूटी से जब लौटा, तो माताजी और नर्स मिलकर मेरे सर पे एक पाउडर का बिंदी बना दिया था। तो वो आकर सोचा, क्योंकि उस समय देखिए बच्चे लोग का तो सब ड्रेस यूनिसेक्स होता है, तो वो एक छोटा सा फ्रॉक पहना दिया था। वो आकर गोद में उठाया, तो पिताजी को लगा लड़की हो गया है। तो ये मैं माँ के मुंह से सुना हूँ। उसके बाद जब घर में आया, तब उनको बहुत दुख लगा, नहीं ये तो लड़की नहीं है, लड़का है। मैं तो थोड़ा सा आपको काटू बीच में, शायद मैं कुछ गलती किया। जो ट्रांस होते हैं, उनका जो बॉडी पार्ट होता है, प्राइवेट पार्ट होता है, वो देख के ही पता चल जाता है ना कि ये मतलब ट्रांस हो। आप तो गे नहीं थे कि बाद में पता चलेगा, सॉरी। तो अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ? जो घर में आकर पिताजी को वो बुरा लगा का कारण था, जो मैं लड़की नहीं थी, मैं पुरुष हिसाब से जन्म लिया था, बायोलॉजिकल मैं मेल था। और मेरा माँ को भी बहुत खराब लगा, जो चलो इस बार भी हम अनसेक्स मिले, क्योंकि 50 साल पहले इंसान सबको लड़का ही चाहिए होता था। लड़की का अभी मैं सुनता हूँ कि लोग बोलते हैं कि मुझे लड़की चाहिए। तो उस समय 50 साल पहले मेरा पिताजी का इच्छा फुलफिल नहीं हुआ। और उसके बाद जब मैं बड़ी होती गई, मेरे अंदर, मैं जब से अपने को जाना, तब से मुझे पता था, मैं वो गमछा होता है, गमछा से मैं अपना बाल बनाती थी।
तो दीदी और एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है कि जब आपको घर में लाया गया उसके बाद क्या घर वालों ने ये बात लोगों से छुपा के रखा कि आप ट्रांस हो, या फिर उसी टाइम सबको बता दिया कि हाँ भाई मेरा बच्चा जो या जो हुआ है वो ट्रांस है? देखिए, इनबॉर्न जो बच्चा होता है, जो मेल से फीमेल होता है, वो बायोलॉजिकली उसका कोई हार्मोफ्रोडाइट जो होता है, जो जिसका लिंक पुरुष जैसा नहीं होता है या लड़की जैसा होता है या उसका ब्रेस्ट होता है, वो दूसरा है। ओके, ठीक है। पर जो पुरुष होकर जन्मता है या लड़की होकर जन्मता है, पर वो अपने दिमाग से और बाई हार्ट वो समझता है वो लड़की है, वो दूसरा है। ओके, तो इनबॉर्न हिजड़ा जो है, जो इनबॉर्न किन्नर है, वो दूसरा होता है। ओके, ठीक है। उसका हालत अभी बहुत, उसका संख्या भी बहुत कम है। ठीक है, क्योंकि अभी तो बहुत ज्यादा साइंस उन्नत कर गया है जी। इसीलिए पेट में रहते ही बच्चा का आप देख लेते हो वो बच्चा लड़का है या लड़की है। उस समय वो नहीं था, इसीलिए उस समय फिर भी इनबॉर्न ट्रांसजेंडर मीन्स हिजड़ा समाज को देखा जाता था। तो आपकी फैमिली ने लोगों को बताया था? नहीं, क्योंकि मैं पुरुष होकर जन्मी थी, उसमें बोलने का कोई अवसर नहीं था। मतलब आप एज ए पुरुष जन्मी थी, बस आपका फीलिंग्स वगैरह जो था वो ओके मेरा। ओके, ओके। तो ये भी वो मेरा समय के साथ साथ बढ़ते गया। ओके। और दूसरा था जो मैं बहुत ज्यादा आभारी हूँ मेरे परिवार पर, जो मेरा माँ पढ़ाती थी बोलकर, तो उनको थोड़ा सा पता है पढ़ा लिखा होने से क्या होता है, इंसान को थोड़ा सा शिक्षित होने से इंसान को जानकारी मिलता है। मैं मानता हूँ जी। तो ये जानकारी उन पर था, जो ये कोई बीमारी नहीं है। तो वो बचपन से मुझे डांस पसंद था, और इसमें अपना खुद का कुछ गलती नहीं होता है। नहीं है, हम लोगों का कोई हाथ ही नहीं है उसमें एकदम। मैं राजपूत फैमिली से हूँ, सिंह फैमिली से, तो मेरा पिताजी को भी बहुत चिंतित हुआ क्योंकि मुझे छोटे में डांस पसंद था। ओके। तो मुझे डांस, मेरा माँ का इच्छा है, जब क्योंकि हमें पता है बंगाल में बहुत ज्यादा उभरा हुआ कलाकार सब जन्मते हैं। बंगाल गाना डांस के लिए बना था, और जो उदय शंकर जी हैं वो डांस का माने क्या बोला जाए, गुरु बोला जाता है। तो मेरा माँ बोला हाँ बच्चा डांस करेगा तो इसमें खराबी क्या है। पर मेरे जो बुआ चाचा लोग थे उन्हें बहुत खराब लगा, क्योंकि हमारे पूरा परिवार डिफेंस में है और पुलिस में है। मेरा पिताजी से पुलिस में थे, मेरा चाचा लोग, मेरा सब लोग, बड़ा ताऊ लोग सब डिफेंस में है और सब बड़े बड़े पोस्ट में है, कमांडर है, ये सब है। तो उसमें एक जाकर चर्चा हुआ जी ये नाचेगा तो उसका पैर का जो शेप है वो खराब हो जाएगा, क्योंकि पैर का आप जब डांस करते हो कथक या कुछ भी, तो पैर को आपको मानना पड़ता है। तो वो जूता का एक साइज होता है डिफेंस के में जाने के लिए, पुलिस में जाने के लिए। वो लोग उस टाइम तक सोचते थे कि आपको डिफेंस में भेजना है, क्योंकि ये परिवार का जो चला था। तो उसमें चर्चा हुआ। तो मेरा पिताजी ने भी मेरा माँ का ही सुनता था, क्योंकि वो दोनों बहुत माने समझदार बीवी पति पत्नी थे। तो मेरा पिताजी ने भी परिवार से झमेला ही किया, जो ये मेरा होम मिनिस्ट्री देखता है, मेरा बीवी देखता है बच्चे लोग को, उन्हें यदि लगता है उनको डांस कराना है तो करने दो। गुड। तो एक एक करके ये लड़ाई में मेरा जंग आता गया। और जब मैं आस्ते आस्ते स्कूल में भर्ती होते गई, मैं बहुत बचपन से, मैं बहुत इंसान बोलता है सेक्सुअलिटी, जेंडर और सेक्सुअलिटी एक उम्र के बाद आता है, 18 साल के बाद आता है, पर मेरे ऊपर ऐसा कभी नहीं था। मैं बहुत बचपन से ही मुझे ऑपोजिट सेक्स लड़का को देखकर मुझे अच्छा लगता था। मैं कभी भी लड़की को देखकर मुझे कोई फीलिंग्स नहीं हुआ, लड़की मेरा दोस्त ही होता था। बिल्कुल। तो जब मैं स्कूल में दाखिल हुआ, वो भी एक मिशन स्कूल था, तो मेरे जैसे ही मुझे सब दोस्त लोग मिले, जो लोग थोड़ा सा तो उस समय मैं डांस करती थी और मैं अच्छी जगह में डांस किया। तो उस गुरु लोग के चलते मैं जो भी प्रोग्राम में जाती थी, स्कूल का कंपटीशन में, मैं डांस में फर्स्ट प्राइज ही लेकर आती थी। तो इससे क्या हुआ, स्कूल में भी बहुत मुझे प्यार मिला बचपन से। और टीचर लोग भी बहुत मेरा सेंसिटिव थे और सेंसिटाइज थे, जो ये बच्चे डांस जानते हैं, क्योंकि उस समय ट्रांसजेंडर जो टर्मिनोलॉजी था वो आया नहीं था। उस टाइम एज कितना था आपका? मैं हार्डली 7-8 साल का हूँ। 7-8 साल का। तो उस टाइम मतलब सबको टीचर वगैरह सबको? हाँ, तब तो मैं लड़का ही था ना। पर एफेमिनेट था, थोड़ा लड़की जैसा था। और उस समय ट्रांसजेंडर ये
टर्मिनोलॉजी नहीं आया था। नहीं, ओके। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, लोग मुझे इतना समझ नहीं पाते थे। नहीं, वो बात ही नहीं था, बात ही नहीं सिर्फ था। था हिजड़ा। हाँ। और हिजड़ा छोड़कर जो ये नारी जैसा जो पुरुष होता है, ओके। इसका कोई भी आइडेंटिटी बा, इसका जो लड़ाई था वो सब शुरू ही नहीं हुआ था। ओके। जो लड़ाई आगे चलकर मैं बोलूंगी जब शुरू हुआ, उसका भी फर्स्ट लाइन लीडरशिप हम लोग ही थे। अभी तो बहुत सारे इंसान हमारे जैसे निकल आए हैं, तो हम लोग ने ही इसका शुरुआत किया। और स्कूल में जब गए, मेरे जैसा और 4 दोस्त मिल गया, जो लोग थोड़ा एफेमिनेट थे, कोई लड़की जैसा था, तो हम लोग ने क्लास 6-7 में हम लोग बात करते थे, अरे हमारे ছেলে দেখে ভালো লাগছে, মেয়েদের দেখে ভালো লাগছে না। আর তারপরে দেখছি ছেলেরাও আমাদের ট্রিট করছে, আসতে লেডিস বৌদি। एक्चुअली हम लोगों ने भी स्कूल में किया हुआ है, सॉरी फॉर दैट। उस टाइम इतना समझ नहीं था, हम लोग भी छोटे थे। जो लोग थोड़ा ऐसे स्कूल में होते थे, लड़की जैसा करता था, हम लोग लेडीज बोलते थे। बट आज समझदार हूँ, आज समझता हूँ सही गलत सब। तो जो उस टाइम किया था वो बचपना था, उसके लिए सॉरी। बट आज मैं हर एक आदमी का, हर एक मनुष्य का फीलिंग में समझता हूँ, वो चाहे ट्रांस हो, लड़का हो, लड़की हो, या कोई भी हो। नहीं, आप जो बोला ये उस समय दौरान में ये बहुत नॉर्मलाइज था जी। क्योंकि ये मुझे सुनना ही पड़ता, पर अभी तो ट्रांसजेंडर हो गया है। मैं बचपन से ही स्कूल से, मेरा टीचर लोग से बहुत मुझे लगाव था। ओके। तो इसीलिए मुझे वो लोग बहुत अलग किस्म का एक प्यार दिया था, सहानुभूति दिया था। तो मैंने अपना जीवन का जो लड़ाई था वो मैंने अपना स्कूल में वो प्रोग्राम बनाया। मेरा भी जब 10 साल से ज़्यादा मेरा एक्टिविज्म को हो गया था, मेरा फर्स्ट शो मेरा स्कूल में उसका स्क्रीनिंग किया था। ओके। तो अच्छा दीदी, एक बात और पूछना है, जैसे स्कूल में जब जो लड़के हैं वो लोग अगर आपको कुछ बोलते थे, चिढ़ाते थे, लड़की या ये बोल के, उस टाइम का फीलिंग्स मैं समझता हूँ, क्योंकि बुली सब लोग होता है, हम लोग अपने तरीके से होते थे, आप लोग अपने। तो उस टाइम कैसा फील होता था? क्योंकि अगर मुझे कोई बुली करता था किसी भी चीज को लेकर, क्योंकि मैं उस टाइम थोड़ा हकलाता था, तो उसको लेकर मुझे बहुत बुली किया जाता था, जो कि अभी ठीक हो चुका है। तो ऐसा फीलिंग आता था, मन करता था कि स्कूल ही ना जाऊं। तो आप लोगों के लिए तो मतलब बहुत हैवी होता होगा, उस टाइम कैसा लगता था? देखिए, मेरा थोड़ा सा जर्नी एकदम अलग है, क्योंकि मैं बोला ना, मेरे अंदर दोनों खून है, माँ बाप का। तो यूपी का खून होने के कारण मैं यदि लड़की भी हूँ, अभी भी जिस रूप से मैं अपने को स्वीकार किया हूँ, मैं बहुत लक्ष्मी जैसा लड़की नहीं हूँ, मैं दुर्गा जैसा लड़की हूँ, क्योंकि मैं लड़ने वाली हूँ। जी, तो आपका पर्सनैलिटी भी बहुत अच्छा है। ऑरा जिसको बोलते हैं, एक ऑरा, वो ऑरा दिखता है, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी आपका। आप जिस तरीके से खुद को कैरी करती है, वो सच में ही बहुत ही अच्छा है। तो ये मेरा स्कूल से ही मेरा था, क्योंकि मुझे अभी भी याद है, यदि ये पॉडकास्ट होगा तो मेरे दोस्त लोग भी देखेंगे, मैं 4 दोस्त, हम लोग सेक्सुअली भी अब्यूज होते थे। मैं भुआ भी था, तो मुझे कोई ने मेरा बम्प में दबा दिया था। ओके। और मेरा हेडमास्टर बुलाया, मुझे बोला तुम इतना सेंसिटिव हो, मैं कैप्टन भी जैसी थी स्कूल का, और मैं एकदम फर्स्ट रो में खड़ी रहती थी। तो मुझे बोला क्या हुआ? उस समय एक बच्चा टीचर के सामने, टीचर माँ बाप से भी बड़ा होता है, गुरु जैसा, बिल्कुल, ये बोलना जाकर जो मेरा बम दबा दिया है, ये बहुत मुश्किल था। मेरा दोस्त लोग सब चुप कर गए। मैं बोला, अरे मेरे साथ जो हुआ उसको तो मुझे बोलना है, नहीं तो वो आज को नहीं तो वो रोज दबाएगा। फिर मैंने उसको बोला टीचर को, जो टीचर बोला ठीक है, तुम्हें यदि प्रॉब्लम हो रहा है तो दूसरा टीचर लोग का मीटिंग हो रहा था, तो मैं बोला हाँ मुझे आपसे ही बोलना है, क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव टीचर था। ओके। तो मैं बोला सर आपसे ही बोलना है। तो सब टीचर को, बच्चे लोग को बाहर कर, मैं बोला ये लड़का मेरे से रोज बम में ऐसे दबाता है, उल्टा सीधा बात बोलता है। और वो एडोलेसेंस पीरियड था, और वो लड़का मुझे पसंद नहीं था, वो यदि मेरा पसंदीदा होता शायद वो मेरे लिए आसान होता। तो मुझे वो लड़का, तो उस समय से मेरा वो यौनता था, ये नहीं जो मेरे अंदर अपोजिट सेक्स के प्रति। ये अच्छा बात लगा कि आप सच बता रही है। ऐसे ही लाइफ चला। स्कूल में हम लोग टीचर लोग का प्यार मिलता था, बोलकर हम लोग अपना सा क्या बोले, मैं कभी भी जैसे हौसला मिलता था। और अभी जब मैं काम करती हूँ, हमारे जैसे ज्यादातर बच्चे लोग स्कूल ड्रॉप आउट हो जाता है, क्योंकि इतना उनको बुलिंग किया जाता है, छक्का, गांडू, लेडीज, होमो, ये सब सुनते सुनते बच्चे लोग स्कूल नहीं जाना चाहते। वो एक फोबिया आ जाता है उनको। और घर में भी रहता है तो वहां पर भी माँ बाप का शोषण, नहीं आपको स्कूल जाना है, पर वो बच्चा क्यों नहीं जा पा रहा है। मैं अपनी जिंदगी को बहुत अलग दायरे से देखा, बोलकर मैं शायद वो जी लिया,
क्योंकि मुझे टीचर लोग अच्छा मिला, मेरे दोस्त लोग मिला, और उसके चलते चलते मैं जाकर उस समय जब हमारा ड्रामा होता था, ये होता था, तो कल्चरल हेड भी मैं था। तो टीचर बोलता था जो आप राजा रानी का रोल है तो कौन क्या होगा, तो मैं भी क्लास 10-12 में जाकर अपना जो मनपसंद लगता था उसको मैं राजा बनाता। तो ये सब चीज उस समय से था। और उसमें मुझे प्यार भी आ जाता था। जो राजा करते मैं अभिनय करती थी, तो मुझे अभी भी पता है जो राजा था उस पर, उसको मैं इसीलिए राजा बनाया था क्योंकि वो मेरा ड्रीम बॉय था। तो फिर मैं जब उस पर सर पे रख, वो बोला कि ये क्यों हो रहा है, तुम इतना इमोशन, मुझे पकड़ के मत बोला, अभी तो रिहर्सल हो रहा है। अलग नहीं, रिहर्सल में हमको ओरिजिनल करना होगा, नहीं तो ओरिजिनल समय में नहीं होगा। तो ये सब अंदरूनी जो बात होता है हमारे बच्चे लोग को, अभी जैसे मैं बहुत की माँ बन चुकी हूँ, मैं एक शेल्टर होम चलाती हूँ, मैं उनके साथ बहुत नॉर्मल माँ जैसी होती हूँ। क्योंकि शायद मेरी माँ ने उस समय सेक्सुअलिटी को अलग दायरे से हमें समझा नहीं पाया, पर हमें वो रास्ता दिया। पर मैं अभी उनके साथ दोस्ती बनती हूँ, क्योंकि इस उम्र में ये 14 से 15 से बोलता है ना, 18 साल बाद बच्चा जाकर अडल्ट होता है, एकदम नहीं। आपकी माँ भी है? नहीं, मेरे माताजी पिताजी कोई नहीं है। तो पर मेरे भाई हैं, बड़े भाई हैं, मेरा भाभी है, मेरे एक भांजी है, वो PhD कर रही है। आप लोग कितने भाई थे? मेरा बड़ा भाई है और मैं थी। तो मैं होने के बाद मुझे मेरे परिवार में सबको, मेरा पिताजी को इच्छा था जो मैं बेटी बनूं, मैं बार बार बोल रही हूँ। तो ये जर्नी शुरू हुआ, और मेरा पिताजी का भी देहांत मेरा बहुत छोटा रहते 7-8 साल में उनका हो गया था। नहीं तो चलते ये मैं ट्रांसजेंडर बनती, वो क्या मानता या नहीं वो मुझे नहीं पता। क्योंकि वो यहाँ तक मुझे छूट दिया था, पर किन्नर बन जाओ, क्योंकि ट्रांसजेंडर का हिंदी होता है किन्नर, और हम लोग थोड़ा ऑर्थोडॉक्स है, सिंह है, राजपूत है, समाज में राजपूत लोग का एक दर्जा रहता है। यूपी बिहार में तो बहुत दर्जा रहता है। तो उस घर में पानी बा किसी का शादी ना हो, क्योंकि हम लोग का घर में लौंडा डांस आता है। मुझे अभी भी याद है, मेरे बड़ा बहन का जब शादी हुआ, मीन्स मेरा ताऊ का, तो उसका भी बहुत ITS से के साथ हुआ। वो लड़की भी, मेरे दीदी भी कॉलेज में पढ़ाती थी, प्रोफेसर थी। तो सब लंडा लोग आया, डांस किया, और उसमें मैं बच्ची थी, मेरा उम्र कम था। तो बिहार में लौंडा डांस होते हैं, एकदम होता ही और बहुत आलीशान होता है एकदम। और मैं उनको देखकर मैं नाचने लगी। तो मेरे परिवार में कुछ लोग तो बहुत मुझे अप्रिशिएट किया, मेरे बहन लोग या मेरे चाची लोग, पर चाचा लोग को ये पसंद नहीं हुआ। ये जो पैट्रियर्की है पुरुषतांत्रिक समाज का, यहाँ पे गॉसिपिंग शुरू हो गया, अरे ये क्या लौंडा है, ये डांस कर रहा है। तो मेरा माँ को जाकर बकायदा बोला गया, ये बंगाल में चलता है, ये यूपी है, आपका लड़का नाच रहा है, मीन्स अभी से तो ये नचैया होगा। तो ये जो कल्चरली, देखिए वो लोग भी शिक्षित है, शिक्षा का जो वातावरण बंगाल में है, यस वातावरण, माहौल, जिस माहौल में जैसा चल रहा है वही आदमी, हाँ, क्योंकि यूपी बिहार में अभी भी टाइप के नहीं है, बहुत कम लोग होंगे जो अभी नहीं है। क्योंकि मेरे अभी भी एक लड़का के अंदर एक लड़की का फीलिंग, ये यूपी बिहार तरफ आई डोंट थिंक कि इतने लोग जानते होंगे या समझते होंगे। हाँ, एक किन्नर, एक जो हिजड़ा है उसको जानते हैं कि हाँ भाई ये मतलब हिजड़ा है। मेरा यूपी से 2 बच्चा है अभी मेरे होम में, जो लोग एक बिहार से और एक यूपी से आए हैं, एक गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट, एक समस्तीपुर से। ये दोनों ट्रांस मैन है, लड़की से लड़का हुआ है। इनका परिवार मान गया है, पर समाज में इनका घर में अभी शादी हो रहा है, उनका बड़ा भाई का, एक का कहानी ऐसा है, बड़ा भाई का शादी हो रहा है, तो वो यहाँ पे आ गया, क्योंकि उसका जो ड्रेसिंग सेंस है वो लड़की होकर लड़का जैसा वो रहता है। तो उसको बोला गया बकायदा, जो वो हायर एजुकेशन के लिए बाहर है, वो हमारे होम पर, हाँ, क्योंकि उससे क्या होगा, उसका जो गेटअप होगा, उससे वो समाज, उनका जो कुल होता है, यूपी बिहार का जो ट्रेडिशन है, बदनामी होगा, बेइज्जती होगा, इसीलिए उसको हटा दिया गया। ये जो चीज है, ये तो बंगाल में इसमें बहुत, फिर भी मैं, हाँ, मुझे इतना समझ में आता है कि बंगाल में फिर भी आप लोगों का बंगाली समाज जो है, ये लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं और बहुत मानते हैं, ये करते हैं, अच्छी बात है। माँ लोग, बाप पिताजी मुझे नहीं लगता, पर माँ लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं। जी, मैं तो बंगाल में रह के ये समझा हूँ बहुत अच्छे से कि हम लोगों में माँ बाप मतलब उन लोगों को दोस्त नहीं समझ सकते कभी भी, और अपना फीलिंग्स नहीं बता सकते, मुझे क्या चाहिए, क्या पसंद है, नहीं पसंद है, नहीं बता सकते। और आप लोगों में मैंने देखा है कि सच में, मतलब सच में
कि मैंने बंगालियों में देखा है कि मम्मी पापा लोग, भाई बहन लोग दोस्त होते हैं। मैंने देखा हुआ है मेरे फ्रेंड लोगों का घर पे, और मैं ये चीज बहुत मिस करता हूँ, बिकॉज मेरे फैमिली में कोई मेरा दोस्त नहीं था। नहीं, सब जो कल्चर है वो कल्चर को मैं बहुत सम्मान देती हूँ यूपी का। पर ये जो पैट्रियर्की है, जो नारी का जो आवाज, एक्चुअली मैं मानता हूँ यूपी बिहार के लोग इतने एडवांस नहीं है जितने कोलकाता के लोग हैं। ये तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। एकदम नहीं था। हाँ, मेरा माँ को घूमटा देना बहुत पसंद नहीं था। माँ बोलता मुझे कैसा लगता है, दम घुटता है, पर उसको वहाँ पे घूमटा देना ही पड़ेगा क्योंकि आप घर के बड़े बहू हो। जैसे मेरा ही कुछ चीज मेरे दीदी लोग बहुत हमको टोकती है, ऐसे बोलना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ये करना चाहिए, बिकॉज मैं बंगाल में पला बड़ा हूँ। मैं अभी कोलकाता में आया हूँ तो और मैं मतलब बंगाली इसमें ढल गया हूँ, तो वो लोग अभी भी उसी में है, अभी तक निकलना बहुत मुश्किल है। और हम लोग जो जगह के थे, वो हमारा जो गाँव था उसका नाम है गहमर। गहमर सुना हूँ मैं। गहमर है। उस गांव में सब लोग डिफेंस में है और पुलिस में है। ये सबसे बड़ा बस्ती बोला जाता है, विलेज बोला जाता है यूपी का, गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट का। गाजीपुर में मैं भी रहता हूँ, मेरा भी फैमिली सब गाजीपुर में है। तो वो वहाँ पे जो कल्चर मैंने देखा बचपन में, तो उसके चलते मेरा बंगाल का जो मेरा मामा का घर, माँ का घर, वहाँ का जो कल्चर वो अप एंड डाउन बहुत था। इसीलिए क्या हुआ, जो मेरा आगे चलने के लिए मेरा माँ हर समय मेरे साथ खड़ी थी, और मैं बहुत बड़ा बात होता है। कोई एक भी सपोर्ट अगर लाइफ में मिलता है ना, तो आदमी निडर होके चल पड़ता है। और जब एक भी सपोर्ट नहीं रहता है ना, तो आदमी हो सकता है अपने दिमाग से कुछ गलत भी कर देता है, कुछ समझ में नहीं आता उस टाइम, कोई साथ नहीं दे रहा है, तो आदमी कुछ भी करने के लिए रेडी हो जाता है। और एक सपोर्ट रहता है तो एटलीस्ट एक आदमी रहता है कि जिसको मैं सब बता सकता हूँ, वो मुझे गाइड करेगा, मेरे साथ रहेगा। अच्छा दीदी, और एक बात कि आपको आसपास के लोग जब जानते थे कि आप ऐसा हो, तो वो लोग क्या आपके मम्मी पापा को कुछ बोलते थे या आपको कुछ बोलते थे, या सब लोग एक्सेप्ट कर लिए थे या सपोर्ट करते थे? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, ये जो एरिया में मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे बड़ी हूँ। अच्छा, ये कोलकाता का हार्ट ऑफ द सिटी है। ओके। और मैं पुलिस क्वार्टर में रहती थी, तो बंगाली में मैं बार बार बोलती हूँ, कल्चर को बहुत ज्यादा प्रभाव देता है। तो बंगाली लड़का लोग डांस भी करता है, तो मैं जब डांस करती थी उस समय तो ट्रांसजेंडर नहीं थी। तो इसीलिए मेरा जो पाड़ा था, जो पाड़ा कल्चर होता है बंगाल में, उस समय क्या होता था, थिएटर, पूजा, दुर्गा पूजा के पास जात्रा, थिएटर, ये हमारे पुलिस क्वार्टर में बहुत बड़ा कर 4-5 दिन से होता था। लड़की लोग, भाभी लोग, घर का बीवी लोग सब डांस करते थे, ड्रामा होता था। वो सब अभी नहीं है, अभी सब बहुत बिखर गया है कल्चर। तो उसमें मैं डांस करती थी और उसमें भी मैं रिहर्सल दिलवाती थी। तो ये सब क्या था, तो परिवार में बहुत मानता था, पर मेरा जो बड़ा भाई था वो मेरा ऑपोजिट था। क्योंकि उसे पसंद नहीं था उसका भाई इतना लड़की, क्योंकि उसको बुलिंग किया जाता था, उसका दोस्त लोग उसको बुलिंग करते थे। जे तुम्हारा भाई এরকম छक्कर जम्मू तुम কেন এরকম डांस करे और साजगोज भालो ना चोखे काजल दे, ऐसा कैसा होता है। वो आकर मुझे, मेरा माँ जब नहीं रहता था बचपन में, जब मैंने कॉलेज में रहती थी, वो मन खोलकर मुझे मार देता था। उसका मारता था, बात था या बात कुछ हो या ना हो, वो मारने में बहुत माहिर था। इतना प्यार करता है। भाई क्या करता था? मेरा भाई इंजीनियरिंग किया है। अभी वो इंजीनियर है, पर शादी हो गया भाई का? भाई का, मेरा बड़ा भाई का शादी भाई के साथ आपका रिश्ता सही है? अभी तो बहुत अच्छा है। दोनों मैंने, वो अभी सुबह शाम, मुझे लगता है मेरा दूसरा, मैं पिताजी को बहुत बचपन में खो दिया, पर मुझे अभी लगता है वो मेरा पिताजी जैसा मुझे गाइड करता है, मुझे क्या करना चाहिए। मेरा थोड़ा सा बीमार रहती हूँ, थोड़ा फैट है मेरे अंदर, एटलीस्ट मतलब एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने, कर लिया है। अभी तो बहुत अच्छा है, बंगाली था। मेरा माँ का इच्छा था यूपी से लाए, तो मैं बोला यूपी का मत लाओ, नहीं तो हम लोग का मिलेगा नहीं, बंगाल से दो। माँ बोला नहीं, এটা তোমাদের পরিবারের একটু ইজ্জত रहेगा, जो होता है बंगाली लड़की लोग भी इमोशन। और मेरा माँ भी थोड़ा इमोशनल फुल था, पढ़ाई लिखाई में अच्छा था, पर इमोशनल बहुत डेथ था। तो मैं, भाभी आने के बाद मेरे घर में अपना भांजी हुआ, वो भी बहुत मुझे माना, उसको भी छोटे से देखा गया, वो भी मुझे एक्सेप्ट किया, क्योंकि उसको आकर पूछता था, ऐ तो पीसी को था, मेरे दोस्त लोग उसको पूछता था तो पीसी को था, वो डायरेक्ट बोल देता घर में आ जाओ। तो वो भी छोटे से मुझे समझ गया था। तो इसीलिए मेरे जीवन में मेरा सबसे बड़ा दोस्त मेरा भांजी बना। मैं अभी भी जब दिल्ली जाता हूँ, वो रिसर्च कर रहा है,
ठीक है, इम्यूनिटी को लेकर, इम्यूनिटी साइंस को लेकर उसका पीएचडी है। तो वो मेरे लिए इंस्पिरेशन है, मैं उसको अपना सेकंड माँ समझती हूँ, क्योंकि हर मैं जितना बार टूटी हूँ मेरे लाइफ में, प्यार के चलते, कुछ के चलते, काम के चलते, मैं उसके पास ही रोई हूँ। तो शायद मुझे लगता है जो मैं अपना माँ के पास रो रही हूँ। उसका एज कितना है लड़की का? वो हार्डली अभी 26 साल के होंगे। ओके, पर वो बहुत मैच्योर्ड है, बहुत समझदार है, बहुत समझदार है, बचपन से बहुत समझदार है। तो मुझे आपका एजुकेशन के बारे में जानना है, आप कहाँ कितना तक पढ़ी लिखी है? मैं ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने होटल मैनेजमेंट, बंगाली मीडियम या इंग्लिश मीडियम? मेरा इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश मीडियम, ओके। इंग्लिश मीडियम था और मेरा सेकंड लैंग्वेज हिंदी ही था। Okay. क्योंकि मेरा पिताजी का ये बात था, जो बंगाली मीडियम में तो इंग्लिश मीडियम में सेकंड लैंग्वेज तुमको हिंदी लेना पड़ेगा। Okay. तो मेरा माँ ने उस पर बात भी नहीं किया, क्योंकि माँ को लगा ये हक उनका है, जो हिंदी में पढ़े। तो मेरा सेकंड लैंग्वेज हिंदी था, फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश था। और मैंने पढ़ाई किया, मैं आशुतोष से पढ़ी, आशुतोष में कॉलेज था, मिशन स्कूल से मैंने पढ़ाई किया। हायर एजुकेशन के समय जाकर मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम था, मैं इच्छा था मैं पीएचडी करूं, पर मैं कर नहीं पाई। तो मैं होटल मैनेजमेंट में गई, क्योंकि उस समय वो ग्रामर था उसमें बहुत। होटल मैनेजमेंट, हाँ। ओके। तो मैंने एक चांस में मुझे गवर्नमेंट कॉलेज में चांस मिला, और मैं वहाँ से होटल मैनेजमेंट किया। मैं चंडीगढ़ गया और वहाँ पे मेरा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में मैं दुनिया को देखा, तो मुझे लगा नहीं, दुनिया में बहुत कुछ है। मेरा पहला प्यार वहाँ पे मिला, जो क्या यही पूछने वाला था। हाँ, तो जो मुझे, तो जबकि मैं तभी मैं लड़का ही था, मैं लड़का जैसा ड्रेस पहनता था, पर मैंने कभी पैंट शर्ट नहीं पहना। मैं कुर्ती पहनती थी, मैं सरान पहनती थी, मेरा मोटा मेरा पैजामा जैसा बड़ा बड़ा था, पर पैंट शर्ट मैं कभी नहीं पहनती। ओके। और आँख के नीचे काजल मेरा हर समय रहता था। वो हॉस्टल में भी मैंने बहुत बुलिंग हुआ, मुझे ब्रूटली रेप किया गया 4-5 दोस्त ने। ये सब भी, ओके। जो बहुत दुखद था मेरे लिए, क्योंकि कितने एज में हुआ है ये? हार्डली तब मेरा 19-20 साल होगा। हॉस्टल में। और मैं रात में ट्रॉमाटाइज्ड हो जाती थी, जो आज सारा दिन मैं पढ़ाई के बाद मुझे जाकर तो हॉस्टल में ही रहना, क्योंकि वो मेल हॉस्टल था। मैं लड़की लोग को भी खुल के बोल नहीं पाती थी, मेरा दुख का जो बात है। पर कुछ लड़की लोग मेरा दोस्त बन गया था, उनको मैं बोलती थी, तो वो लोग बोलता था तू तो इतना बोलने वाली है। पर मुझे वहाँ पे मेरा प्यार पहला मिला, जो मुझे हर बार कहीं ना कहीं मुझे बचाता था। ओके, ठीक है, तो उसको पता चल गया था जो मैं थोड़ा सा ऐसा हूँ। पर हमने दोनों ने कभी भी, हम लोग बहुत करीबी नहीं आए, दूर से उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया। अभी भी वो मेरे लाइफ में है, बहुत अच्छा दोस्त है, शायद उसका शादी हो गया है। सब आए गए। अब दीदी, मैं आपके रिलेशनशिप और ये सब के बारे में थोड़ा देर बाद मैं जानूंगा। मैं अभी आपसे जानना चाहता हूँ कि अभी प्रेजेंट में आप ट्रांस को लेकर, मैंने सुना है कि आप बहुत काम करती है, बहुत कुछ करती है, सो मुझे वो सब के बारे में जानना है और मतलब लोगों को भी बताना है। देखिए, बहुत सारा काम मैं करती कैसा हूँ मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं अपने के लिए जिया, क्योंकि मुझे लगा मुझे जीना है। और मैं जब काम शुरू किया कलकत्ता में, मेरा ऑर्गेनाइजेशन का उम्र अभी तक हो गया है 28 साल। ओके। और मेरा जर्नी है 35 साल, जब से मैं शुरू किया हूँ काम। ओके। और जब मैं शुरू किया था, मुझे अभी भी पता है, अभी डॉक्टर जाना नहीं है, डॉक्टर जाना मेरा सर जैसे हैं, वो दुर्बार महिला समन्वय कमेटी बोलकर एक ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ पे सेक्स वर्कर का अधिकार को लेकर काम होता है। ओके, ठीक है, तो मेरा ऑर्गेनाइजेशन होने के बाद एलजीबीटी कम्युनिटी में बहुत हलचल बना, जो टीजी अलग सा नहीं होता। ये मुझे हमारे बंगाल के बहुत गे एक्टिविस्ट लोग मुझे रोकने की कोशिश किया, जो नहीं टीजी आप कहाँ से आ गए, टीजी कुछ नहीं है, सब गे बॉटम टॉप में होता। तो मुझे बहुत लड़ाई का ऊपर संघर्ष, क्योंकि इनर कम्युनिटी भी बहुत टीजी अलग होता है और हिजड़ा अलग होता है ना? टीजी, हाँ, हिजड़ा एक प्रोफेशन है। जैसे इंसान जो बचपन से ही अपना वो लेके जन्मता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी क्रास्टेशन भी हो सकता है, सेक्स रिएसाइन में भी होता है। क्रास्टेशन करवा लेता है, कोई कटा लेता है, कोई जाके अपना सेक्स चेंज करा लेता है। ठीक है, तो जो लड़का लोग अभी लड़की से लड़का बन रहा है, जो लोग लड़का ही था लेकिन लड़की बन रहा है, उन लोगों को क्या बोलेंगे हम उसको लोग? ट्रांसजेंडर बोलेंगे, उसको ट्रांसजेंडर ही बोलेंगे। और किन्नर जो हिजड़ा जो है, हिजड़ा एक प्रोफेशन है। जैसे एक पुरुष
या एक नारी अपना इंसान होने के बाद वो टीचर है या वो जर्नलिस्ट है या वो इंजीनियर डॉक्टर है, तो उसका वो प्रोफेशन है। ओके, एक चीज मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ। जैसे मैं जानता था, हो सकता है मैं गलत हूँ, मैं जानता था कि हिजड़ा जो होता है वो बचपन से ही जन्म लेता है, तो उसका जो प्राइवेट पार्ट होता है वो ठीक से विकसित नहीं हुआ होता है और शायद दोनों होता है, तो उसको हिजड़ा बोला जाता है। क्या मैं गलत हूँ? नहीं, ये एकदम गलत नहीं है। ये उस समय जो था, पहले के समय में वो राजा भी नहीं है, रंग भी नहीं है। हम लोग जाकर छवि में देखते हैं राजा का ऐसा ड्रेस होता है, हम लोग तो खुद नहीं देखा जी। तो हिजड़ा का जो छवि हमारे सामने बनाया गया था, हमें पता है जो हाँ इनबॉर्न हिजड़ा होता है, हार्मोफोडाइट बोला जाता है उनको, वो अभी नहीं है। अभी जो लोग होता है वो पेट के चलते ही ज्यादा होता है, क्योंकि हिजड़ा एक प्रोफेशन है। ओके, ठीक है। अब ट्रांसजेंडर बनते हो, वो लोग लड़का ही है, लड़का से अंदर वो लोग से लड़का, लड़का से वो लोग लड़की बनती है। ओके, तो ये जो सिग्नल वगैरह, ट्रेन वगैरह में जो लोग आते हैं वो लोग तो हिजड़ा ही है, मतलब ऐसे ही वो हिजड़ा है, पर वो पेट के चलते, क्योंकि उनका पास क्वालिफिकेशन नहीं है जी। आप यदि सारा दिन ट्रेन मांगती करो तो एक सारा दिन में आपको 1000 रुपया मिलेगा। बिल्कुल। वो पैसा जमा कर वो लोग क्वैक डॉक्टर के पास जाते हैं। क्वैक मीन्स जो अनपढ़ डॉक्टर है, जो ग्रामीण डॉक्टर है, क्वैक डॉक्टर, उनके पास जाकर कास्ट्रेशन, लिंग छेद का एक प्रोसेस होता है। और जो एसआरएस है वो साइंटिफिक है, वो हार्मोनल प्रोसेस में जाना पड़ता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी। इसमें खर्चा ज्यादा है और उसमें खर्चा कम है। हम लोग देवदासी देखे हैं, वैसे हमारे किन्नर समाज में भी है, और ये सत्ययुग से चला आया है जी। ये युग के परिवर्तन के साथ साथ, क्योंकि जो अर्धनारीश्वर है, जो शिव जी है जी, वो तो स्वयं अर्धनारीश्वर है। और यहाँ से हम लोग हर साल अर्धनारीश्वर 10 साल से हम लोग पूजा भी कर रहे हैं। जो ये जो दुर्गा पूजा हमें रुलाता था, डरते थे बाहर में निकलने से, हमारा कम्युनिटी का पास सब लोग बुलिंग करता था, हम लोग ने उसको जब संगठित हुआ, हमारा संगठन बना, 10 साल से अभी हम लोग उसका अर्धनारीश्वर दुर्गा पूजा हमारे होम पे करते हैं। ये माँ का आशीर्वाद ही है। हाँ। और ये दुर्गा पूजा मतलब जहाँ एक टाइम आप जाने से डरती थी कि पारा दादा रहा, ये रहा, माने ये बोलबे, खराब कोता बोलबे, बाजे कोता बोलबे, आज वही माँ का पूजा आप लोग एक कमेटी बना के कर रहे हो, करते हैं। वो तस्वीर भी वैसा ही रहता है, एक तरफ दुर्गा, क्योंकि समाज को दिखाने के लिए जो ये तुरंत हम लोग उठकर नहीं आ गए, ये कोई पाश्चात्य वेस्टर्नाइज्ड कल्चर नहीं है, ये हमारा ही धर्म में है। जहाँ से बृहन्नला का जन्म हुआ, जहाँ से आप अर्जुन को देखो, आप वो देखो, मोहिनी रूप देखो कृष्ण जी का, विष्णु जी का, तो ये सब जो चीज है ये हमारे धर्म के अंदर है। ठीक है। स्पिरिचुअलिटी जो है, आध्यात्मिकता के अंदर ही सेक्सुअलिटी है, जिसको हम लोग समाज में स्थापित नहीं किए। ओके दीदी, मुझे एक बात बताइए कि आपने अपना कोई सर्जरी नहीं करवाया? नहीं, मेरा कुछ ऊपर का सर्जरी मैंने अभी करवाई है। तो अभी तक पूरा सर्जरी नहीं कराने का कारण भी है, पूरा सर्जरी का जो पैसा है वो बहुत ज्यादा है। दूसरा बात है, जो मेरे उम्र में, मैं जिस उम्र में जाकर सर्जरी में मैं जाती, उस समय मेरा शरीर का दूसरा रोग शुरू हो गया। क्योंकि वो आप जाने से ही आपको सर्जरी नहीं करेगा डॉक्टर, वो सर्जरी का एक प्रोसेस होता है। वो सर्जरी में जाने के लिए आपको बीपी देखेगा, आपका शुगर है या नहीं, तो ये आपका मेंटल टेस्ट होगा या नहीं, आपका काउंसलिंग होगा, बहुत कुछ एक प्रोसेस के अंदर जाना पड़ता है। एंड आफ्टर दैट वो सर्जरी में आप मैंने जा पाओगे। जैसे हम लोग अपने गरिमा गृह जो है, ये गृह बच्चे लोग के लिए है, जहाँ से उनको घर से विताड़ित करेंगे। एक साल ये बच्चे लोग आपका है कहाँ पे? पहले था मुकुंदपुर में, अभी है टालीगंज में। यहाँ पे बच्चे लोग रहते हैं और यहाँ पे बहुत सारा हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग, जैसे ब्यूटिशियन, जैसा कुकिंग, जैसा टेलरिंग, ये सब सीख के बच्चे लोग को फिर हम लोग ये 1 साल के अंदर, यहाँ पे एक इंसान को तैयार होने में सालों साल लगता है, सरकारी जो दाव पेच है, 1 साल के अंदर हम लोग को ये लड़ाई करके बच्चे को खड़ा करना पड़ता है। तो वो ये सब स्किल ट्रेनिंग के बाद हम लोग जितने बड़े बड़े कंपनी के साथ बात करते हैं, अभी सब कंपनी में ही माने जेंडर इक्वालिटी की बात चल रहा है, क्योंकि भारतवर्ष ऐसा एक देश है
जहाँ पे ये जेंडर इक्वलिटी का जगह था ही नहीं, एलजीबीटी राइट्स था ही नहीं। और अभी सब बड़े बड़े कंपनी ने अपना पॉलिसी में जेंडर राइट्स को ला दिए हैं। तो दीदी ये 377 क्या था? मैं तो आज से 8-10 साल पहले सुना था 377 कुछ लॉ पास हो गया है, तो इसका मतलब क्या है? देखिए 377 टोटली गे राइट्स लोग के लिए है, गे या लेस्बियन के लिए है, जो समलिंगिक है। ओके, ट्रांस के लिए नहीं। ट्रांस तो अपने को समलिंगिक नहीं समझता। ट्रांस ये जेंडर आइडेंटिटी है, जहां से ये अपना जेंडर में जन्म के वो दूसरा जेंडर होकर वो जी रहा है। तो ये गे, लेस्बियन, बाइसेक्सुअल और क्वेयर से ज्यादा ट्रांसजेंडर लोग का जीवन में जो है दुख बहुत ज्यादा है, क्योंकि इनका लड़ाई घर से बाहर, ना शिक्षा है, ना कल्चर है, ना उसका स्वास्थ्य का कोई भी जगह है जी। इतना कुछ जगह से उनको दौड़ के जाना पड़ता है। और ये एक सर्जरी का कम से कम 7-8 लाख रुपया लग जाता है। और माँ बाप होगा जो अपना बच्चे को बोलेगा जाओ बेटा तुम लड़की बन जाओ, मैं पैसा दे रहा हूँ। जी। तो आप ओनली क्या बोलते हैं, ट्रांस को लेके काम करती है? मेरा पूरा फोकस ट्रांस। गुड गुड गुड। तो आप जो बोल रहे हैं कि आपके बच्चे आपको वो लोग माँ बोलते हैं, बिकॉज आप इन लोगों के लिए इतना करती है, उन लोगों को रास्ता दिखाती है, उन लोगों को गाइड करती है, सिखाती है, उन लोगों के लिए खड़ी है, इसलिए वो लोग आपको माँ बोलते हैं और आप मतलब उन लोगों को ही अपना बच्चा बोल रही है ना? ओके, वेरी गुड, नाइस। उस टाइम का बात बोल रहा हूँ, आज से 15-20 साल या 30 साल पहले का बात। उस टाइम से लेके अभी तक लोगों ने या सरकार ने कितना इस चीज को एक्सेप्ट किया है? क्या बहुत ज्यादा लोगों ने अभी इसको एक्सेप्ट कर लिया है, या अभी भी बहुत धीरे धीरे लोगों ने एक्सेप्ट किया है, या फिर लोगों ने काफी हद तक एक्सेप्ट कर लिया और आप लोगों के लिए ये काफी अच्छी बात होंगी शायद अगर लोगों ने? देखिए हम लोग ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुआ हमारा पिटीशन, और हम लोग ने वहां पे जाकर दिखा पाया जो ट्रांसजेंडर जो है वो अननेचुरल नहीं है, वो लोग नेचर से बना हुआ है। हमारा ये इतिहास है और इसका ये जंग चला, और 2014 में पहला नालसा वर्डिक्ट नेशनल लीगल सर्विस ने और महामान्य सुप्रीम कोर्ट ने इनका स्वीकृति दिया। राजनीतिक दल कोई हमारे पीछे नहीं खड़ा हुआ। हम लोग पिटिशनर थे, क्योंकि उस समय हम लोग को बोला जाता था तुम लोग, ये एलजीबीटी कम्युनिटी के अंदर भी पॉलिटिक्स था, वो लोग मान्यता नहीं देता जो ट्रांसजेंडर को अलग किया जाए। वो लोग बोलता नहीं तुम लोग भी ऐसा ही है। पर हम लोग जो अलग है, हमारा जो कल्चर ट्रेडिशन अलग है, क्योंकि ये ट्रेडिशन है जो बाप माँ का जैसा परिवार का एक ट्रेडिशन होता है, कल्चर होता है, ये ट्रेडिशन है। और उसको हम लोग ने जीता। 2014 में ये राइट्स आया हमारे ऊपर, और उसके बाद ये सब, अभी तो ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट भी आ गया है जो इनको प्रोटेक्शन देना है, इनके बच्चे को सुविधा देना है, इनको घर में रहने के लिए स्कॉलरशिप देना है, इनके लिए योजनाएं लाया जाए। तो वैसे ही एक योजना में आया है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के अंदर, जो इसके लिए गरिमा गृह बनाया जाए। तो ये सब बच्चे लोग को एक गृह के अंदर रखो, उनको पढ़ाई कराओ, उनको स्किल के डेवलपमेंट दो, जिसके चलते ये लोग समाज में भिक्षा ना चाहे, वेश्यावृत्ति में ना जाए, ये लोग भी आम जनता जैसा जी सके। मैं बहुत ज्यादा समय, जब से मैं रंजीता बना, बचपन से लेकर, आपका नाम रंजीत था। तो मेरा माँ बाप के नाम के ऊपर मैं ज्यादा वो काची नहीं चलाया। तो आपने ही काची चलाया था? वो एक सिर्फ मैंने ए चलाया। एक ए लगाया, क्योंकि मेरा माँ बाप का दोनों ही मेरे लिए बहुत प्रिय थे। शायद बाप रहता तो हो नहीं सकता था, पर बाप ने मुझे नाचने का जगह दिया। ये कब आपने किया अपना नाम? मेरा जब पहला आधार कार्ड बना, भारतवर्ष में पहला आधार कार्ड में मेरा ट्रांसजेंडर में आधार कार्ड आया, जो ट्रांसजेंडर लिखकर, और वो भी 20 साल के करीब हो गया है। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा एक प्राप्ति था, जो मेरे आई कार्ड में मुझे मेल नहीं लिखा है, क्योंकि मैं बोला बचपन से ही जो ट्रांसजेंडर वो एकदम बचपन से है, तो वो 18 साल के नीचे बच्चे को हम लोग ले नहीं सकते, और रख नहीं सकते, उसको मुझे CWC में भेजना है, चाइल्ड कमीशन में भेजना है, और वहां पर भी वो लोग शोषित होते हैं। ऐसा भी केस है मेरे पास, बहुत सारे केस हिस्ट्री है। तो मैं क्या करती हूँ, वो गवर्नमेंट से चैलेंज लेकर वो उसको बच्चे को होम में नहीं रख सकती, पर मेरे साथ रखती हूँ,
क्योंकि नहीं तो वो बच्चे को ट्रैफिकिंग किया जा सकता है, उस पर बलपूर्वक शारीरिक निर्यातन होता है। मेरे बहुत सारे बच्चे को मैंने देखा जो लोग एफेमिनेट है, जिस पर ज्यादा, क्योंकि वो तो ऐसे मेरे जैसा इतना कम आउट नहीं करता 15-16 साल में, पर उसका बाप, मैंने ऐसा, मेरे पास एक बच्चा आया जिसने बोला, वो ट्रांस वुमेन था, मैंने ट्रांस मैन था, सॉरी, तो उसका बाप उसको बोलता था इधर आओ तो मैं देखूं, मतलब लड़की से लड़का, लड़की से लड़का, उसका बाप उसका भूख दबाकर बोलता था तो देखे मैं तुम कितना लड़का बना है, तुम जो अपने को लड़का समझते कैसा है। अच्छा। तो ऐसा शोषण जो घर के अंदर, जिसको हम लोग बोलते हैं करेक्शनल रेप, घर के अंदर जो होता है, घर के अंदर भी होता है बहुत। बाप ने एक गुंडा लगा दिया जो मेरे बेटी को आप लोग ब्रूटली रेप करो, क्योंकि उसके अंदर से नारी जागृत हो। तो ये सब केस हमारे घर में, हमारे होम पे आया है। तो ये सब देखकर मैं जानती हूँ जो मैं करती हूँ वो मैं बल पर करती हूँ, वो शायद सरकार विरोधी हो सकता है, पर मैं अपना संप्रदाय और मेरे चलते मैं जो करूंगी वो मेरे मन का सुनूंगी। आज में आप देखो हर जगह में हम देखते हैं, हम तो लड़की लोग को भी बहुत सारे देखे हैं जो हमारे दोस्त हैं, एक पति रहते भी 10 के साथ, पर उनको समाज में कोई नहीं बोलता। जितना ज्यादा आक्रमण एलजीबीटी कम्युनिटी को इंसान को सुनना पड़ता है, उसमें भी ज्यादा ट्रांस को, तो हाँ वो बुक्स निकाल के चलते, कौन लड़की नहीं चलता, वो लड़की ये कर रहा है। मुझे कुछ दिन पहले मिनिस्ट्री में हमें सुना गया जो कोलकाता नगरायन, कलकत्ता का जो सुंदरायन को खराब करता है, ये लोग रास्ता में भीख मांग रहा है। ओके, तो आप नौकरी दो, सरकार की जगह से आवाज उठाए, आप लोग नौकरी दो, आप लोग ट्रेनिंग दो, आप लोग कुछ करोगे नहीं इनके लिए, आप लोग सिर्फ ज्ञान दोगे, जो ये सब नहीं चलेगा, भीख मत मारो। अच्छा एक बात मुझे बताइए, जैसे नौकरी के लिए फॉर्म निकलता है, उसमें क्या ट्रांस के लिए जगह नहीं होता है या बहुत कम रहता है? नहीं, अभी तक इसका आवाज सरकार केंद्र से लेकर, कुछ दिन पहले ही मैं दिल्ली से आई और बार बार हमारा यही आवाज है, जो ST SC OBC का जैसा अपना एक कैटेगरी है, हाँ। वैसा ट्रांस का भी आए, नहीं है अभी तक, नहीं अभी शुरू होगा शायद, क्योंकि ये NHRC का रिपोर्ट है जो सबसे पिछला हुआ है। यदि ST OBC से भी पिछला हुआ है, बहुत लोग सोचता है ST OBC में लाओ, अरे ST OBC को फिर भी पढ़ाई करने का मौका मिलता है, हमें तो वो भी नहीं मिलता, ना स्कॉलरशिप मिलता, ना बच्चे लोग को निकाल दिया जाता है, तो वो लोग जाएगा कहाँ? तो वो यदि ST OBC के साथ परीक्षा दे तो वो लोग तो फिर पीछे ही जाएगा। इसीलिए ST के बाद OBC है, ये जो ऑब्लिक्स है वैसा ही एक ऑब्लिक रहेगा जो ट्रांसजेंडर। ओके, तो ये अभी तक है नहीं है, पर बहुत सारे कॉर्पोरेट जैसे बड़े बड़े टाटा, गोदरेज, बड़े बड़े होटल्स, ललित से लेकर हायत से लेकर बड़े बड़े कंपनी, सब लोग आगे आ रहे हैं। ओके, सरकारी से भी ज्यादा। यही मैं जानना चाहता हूँ कि कुछ सरकार से हेल्प मिलता है, पैसे का हेल्प हो गया? देखिए सरकार से तो आप जो अपना संस्था चलाती है, इसके लिए कुछ, इसके लिए भी इतना प्रॉब्लम है। 3 साल से प्रोग्राम होम चल रहा है, हमारा 12 स्टाफ है, हमारे बच्चे 15-20 है, रोज का खाना, 4 टाइम का खाना, सोना, उनका ट्रेनिंग, आना जाना, भाड़ा सब हमको देना पड़ता है। 3 साल का फंडिंग नहीं है, एक महीना का 3 लाख रुपया खर्चा है, मैंने साल का आपका 30-32 लाख का ऊपर खर्चा है मेरा। तो ये कैसा चलता है? ये सब मेरा जितना दोस्त है, मेरा जितना फैन फॉलोअर्स है, इनके जगह से कभी खाना, कभी इनके लिए घूमना, ये बच्चे लोग के लिए कुछ ना कुछ। यही मैं जानना चाहता था कि देखिए बड़े लोग तो बहुत है, बहुत लोग हैं जो बहुत पैसा कमाते हैं, वो लोग अगर थोड़ा बहुत मदद कर सकते हैं तो कर सकते हैं, तो ऐसे लोग भी हैं ना जो थोड़ा बहुत हेल्प करते हैं। अच्छा इंसान है जो लोग मेरे बच्चे लोग को ट्रेनिंग, मेरा मिशन से, मेरा बहुत सिस्टर लोग है, बिल्कुल रामकृष्ण मिशन से हमारा बच्चे लोग को ट्रेनिंग दे रहा है, उनको खाना दे रहा है, पीना दे रहा है, पूजा का समय, नहीं तो मैं बच नहीं सकती। मुझे कहाँ कहाँ भीख मांगना पड़ता है, मैं खुद के लिए कभी भीख नहीं मांगी। मैं तो भगवान से एक बात बताना चाहता हूँ, मैं तो भगवान से हमेशा प्रे करता हूँ, भगवान मुझे इस लायक बनाना, इतना काबिल बनाना कि मैं अपने लिए तो करूँ, अपने फैमिली के लिए तो करूँ, जरूरतमंद लोगों के लिए भी मैं कर सकूँ। तो इसलिए मुझे इतना लायक बनाना, इतना कामयाब बनाना कि मैं लोगों के लिए कर सकूँ जिनको सच में जरूरत है, और मैं बिना सोचे मैं मतलब करना चाहता हूँ, सिर्फ बोलने के लिए और दिखाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं जरूर करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ ऐसे लोग दुनिया में है, मुझे पता है बहुत कम है, और लोग ऐसा सामने आए आगे होके जिनके पास
पैसों का कमी नहीं है। वो अगर अपने खजाने में से थोड़ा सा किसी अच्छे जगह पे दे दे, जिनको बहुत जरूरत है वहां पे दे दे, तो उनका लाइफ बन सकता है, उनका फ्यूचर बन सकता है। इतना मैं चाहता हूँ, इतना इंसानियत आप सब लोग थोड़ा रखो प्लीज। ये बात है जी। और इस मैंने पॉडकास्ट के थ्रू मेरा भी यही है, जो बांग्ला एक कहावत है, तिल तिल से ना एक हाँ, बूंद बूंद से ही सागर बन जाता है। तो इंसान यदि इंसान के लिए सोचेगा। दीदी, मैंने सुना है कि आप डॉक्टर हो, किस चीज का डॉक्टर, मतलब मैं वो थोड़ा जानना चाहता हूँ, आप थोड़ा एक्सप्लेन करिए। मेरा जो 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से, ये मुझे मेरा कर्म के लिए ये ऑनरी, ये सम्मानित किया गया है। और ये मेरे लिए बहुत मेरे लिए सिर्फ नहीं, हमारे बिरादरी के लिए, मेरे संप्रदाय के लिए, जो मैं पीएचडी के लायक हुआ और मुझे ये डॉक्टरेट सम्मान मिला गया। क्योंकि ये डॉक्टरेट मैं जब अपने रंजीता के ये सम्मान आपको कब मिला? ये मेरा 4 साल पहले मुझे मिला। और जब मुझे ये बोला गया जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से आपका नाम सिलेक्शन हुआ है और आपको ये मिला जाएगा और आपके उसके चलते आपको आना है, ये सब। और मैं सिर्फ ट्रांसजेंडर को लेकर नहीं काम करता, मैं बहुत सारे नारी के साथ, लड़की लोग के साथ काम करती हूँ। मैं पुरुष आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ हूँ, मैं सेक्स वर्कर के साथ काम करती हूँ, मैं एनिमल्स लवर्स भी हूँ, मैं एनिमल जो लोग ब्रूटली क्रूएलिटी करता है एनिमल को लेकर बाहर का, मैं उनके साथ काम करती हूँ। मैं जब आपके बारे में थोड़ा थोड़ा रिसर्च कर रहा था कि मैं जब जाऊं तो कुछ क्वेश्चन मैं रेडी करके जाऊं कि मुझे पूछना है, तो वहाँ मुझे कहीं पे दिखा कि आप HIV के बारे में कुछ चलाती है या कुछ काउंसलिंग वगैरह। मैं HIV पर भी मैंने बहुत साल काम किया। हमारे बहुत सारे साइट है जहाँ पे सेम सेक्स बिहेवियर को लेकर या हमारे ट्रांसजेंडर बिहेवियर को लेकर, ग्राइंडर, ब्लूएट, ऐसा बहुत सारे। तो मैं वहाँ पे HIV काउंसलर का हिसाब से मैंने सेफ सेक्स बिहेवियर कैसा होता है, क्या करने से यौन बीमारी ना जाए, मल्टीपल जैसे हमारे जैसे कम्युनिटी का जो होता है ना, बहुत लुका छुपा करके प्यार होता है, सामाजिक नहीं हो सकता क्योंकि समाज उसको मान्यता नहीं देता। पहले के समय तो और ब्रूटली था, जो 2 लड़के यदि कोई भी जगह में प्रेम करते थे तो उसको वहां से पकड़ा जाता था। अभी वो सब नहीं होता है। पर जो अवेयरनेस लेवल था वो नहीं था। तो HIV पर जो कार्यक्रम था वो मैंने पिछले नैको के साथ, मैं नैको का जो नेशनल एड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है उसका मैं बॉडी में थी, ठीक है। तो उसका TRG ग्रुप होता है, टारगेट इंटरवेंशन ग्रुप। MSM लोग का, मेल हु हैव सेक्स विद मेल, उनका एक टारगेट इंटरवेंशन है, ट्रांसजेंडर का है, तो उसका मैं TRG का ग्रुप में थी। मैं अपना इंटरवेंशन 6 साल चलाई MSM के ऊपर, जो मेल हु हैव सेक्स विद मेल, उनके ऊपर जो क्या क्या सेफर सेक्स होता है, सेक्स का कारण क्या है, मैंने HIV का कारण क्या है, क्या सुरक्षित है, क्या नहीं करना चाहिए, उनका टेस्टिंग, उसका अवेयरनेस, उसका कैंपेन। तो ये सब करते करते मेरे बहुत के सारे जानकारी हुआ। और फिर ट्रांसजेंडर लोग को लेकर अभी मैंने शुरू किया है, जो सेफ सेक्स करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे लाइफ में बहुत मल्टीपल पार्टनर आ जाते हैं। HIV जो बीमारी है, ये मैं बहुत साल पहले जब मैं पढ़ा था कभी कहीं पे, तो वहाँ पे तो बहुत सारे कारण बताते हैं, इंजेक्शन वगैरह से होता है, फिर माँ के दूध पीने से समथिंग, ये सब, फिर ये सब के बारे में। तो किस किस चीज से होता है वो थोड़ा आप मतलब लोगों को बताइए। इंजेक्शन से तो होता ही है, मतलब एक इंजेक्शन अगर किसी को यूज किया हुआ है जिसको HIV है, वही इंजेक्शन से अगर किसी और को यूज किया जाता है तो उससे होता है। इसीलिए अभी सिरिंज को आप देखिए हर जगह एक ही बार यूज होता है। हाँ। और यदि आप मल्टीपल, जैसे हमारे कम्युनिटी में ज्यादातर हम लोग बोलते हैं हमारे कम्युनिटी पर हर समय इंसान को बोलने सुना गया है, पर मैं तो बहुत लड़की को देखती हूँ जो मल्टीपल लड़के के साथ रहता है। एक लड़का 10 लड़की के साथ करता है, ट्रांस के भी साथ करता है। हमारे साथ जो सेक्स करने आता है तो वो क्या सिर्फ मेरे साथ कर रहा है, वो तो लड़की के साथ कर रहा है, परंतु हम लोग चिन्हित होते हैं। क्योंकि
जमींदार लोग थे, राजा लोग थे, सब लोग एक एक, मैं जब पढ़ती हूँ, इतिहास देखती हूँ, एक एक राजा का पत्नी, उपपत्नी, उसके बाद उसका जो हारेम होता था उसमें लड़की का भीड़ रहता था, तो उसको लेकर कोई चर्चा नहीं है। पर कोई भी गे, लेस्बियन, बाइसेक्सुअल का 2 पार्टनर होने से उसको लेकर इतना चर्चा हो जाता है, उसके लेकर आग बढ़ जाता है। मैं आज को, मेरे पास एक गे फ्रेंड ने मेरे फोन किया, वो श्रीरामपुर पे रहता है, जो मेरे घर में कल को एक लड़की आकर झगड़, क्योंकि मेरे घर में बहुत दोस्त लोग आते हैं, तो वो आकर, आप थोड़ा सा बोलिए ना क्या करें। मैं बोला तुम लोग तो, तुम्हें कोई एक ढीला मारेगा, तुम 10 ढील जाके उसको मार कर आओ। मेरा हर समय, मैंने दुनिया के विरुद्ध में जाकर, क्योंकि हर समय पुलिस या सरकार के पास जाने से कुछ हल नहीं निकलता। बिल्कुल, अपने लिए खुद खड़ा होना पड़ता है। मैं अपना पहला पॉडकास्ट में यही बोल के आया हूँ कि अपने लिए खुद खड़ा होना सीखिए सबसे पहले, उसके बाद लोगों से एक्सपेक्ट करिए कि कोई आपके लिए कुछ करेगा। सबसे पहले अपने लिए आप खुद खड़े होइए। और वो बच्चा का यही डर था, और वो टॉप है गे में, वो लड़का है, वो अपने को गे बोलना भी नहीं चाहता, बोलता। पर मेरे पास जब बहुत सारा लड़के आते हैं, मेरा घर को वो लोग अटैक किया, एक लड़की आकर मुझे, मैं बोला देखो एक लड़की का कितना सशस्त्रीकरण है, जो वो तुमको आकर बोल कर गया, तुमको अपना राइट्स नहीं पता, तुम अपने। और उसके पहले मेरा एक होम था, उसका नाम था आस्ताना। तो आस्ताना काम करता है जो क्वेर के लिए, वो कोई भी इंसान यदि घर से विताड़ित हो, नौकरी से विताड़ित हो, उनको हम लोग थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस बने दूर करके उनको वहां पे रहने देते हैं। जैसे बहुत जुगल एक साथ भागता है, जैसे एक गे के साथ एक गे, 2 लेस्बियन, ट्रांस के साथ एक ट्रांस मैन के साथ एक लड़की, या ट्रांस वुमन के साथ एक लड़का घर से भाग गया, दोनों कपल, तो इनको हम अपना होम में नहीं रख सकते, ये वाले होम पे, यहाँ पे सिर्फ ट्रांसजेंडर। पर वो आस्ताना का जो था, वो पूरा था, जो कोई भी कपल कोई भी आए तो वहां पे रह सकता है। आई होप दीदी कि एक दिन ऐसा आए कि सरकार और मतलब जितने भी लोग हैं भारत में, सब लोग आप लोगों को पूरा अधिकार सम्मान दे, और आप लोगों को कहीं से कोई फंडिंग का जरूरत ना पड़े, आप लोग खुद कमाओ, आप लोगों को कमाने का जरिया दे सरकार, और आप लोगों को किसी के फंडिंग के भरोसे नहीं, ये मतलब बैठे नहीं रहना पड़े, जो कि आप लोगों के लिए बहुत मतलब डिफिकल्ट है कि अगर पैसा नहीं आ रहा है तो मैं बाकी लोगों को कैसे चलाऊं, कैसे हेल्प करूं सबका, ये बहुत बड़ा इशू होता है, जो मैं समझ रहा हूँ। अच्छा दीदी, अब मैं आपके पार्टनर, लव लाइफ, ये सब के बारे में मैं जानना चाहता हूँ। अभी फिलहाल आप की लाइफ में कोई है? नहीं, मैं अभी सिंगल हूँ। और सिंगल बैचलर हूँ। और मेरे लाइफ आपका लास्ट रिलेशनशिप? मेरे लास्ट रिलेशनशिप शिवांश ठाकुर बोलकर एक बंदा था, जो ट्रांसमैन था। ट्रांसमैन मतलब जो लड़की से लड़का बना? लड़का बना। और हम लोग 7 साल थे। शायद मैंने एक इंटरव्यू में उनको देखा था थोड़ा सा। तो अभी वो हमारे साथ नहीं है। और मेरे से वो बहुत छोटे थे, और मेरा जितना पार्टनर था मेरे से 15-20 साल छोटा ही होता है। तो ये मेरा दुर्भाग्य है। मैं कोई भी पार्टनर को बोलूंगी नहीं जो वो लोग मेरे लिए अप्रिशिएट नहीं थे, मैंने काबिल नहीं थे, ऐसा नहीं, शायद उनका समय वहां तक ही था मेरे साथ। बिल्कुल। तो जो 7 साल में उनके साथ मेरा अच्छा समय था, इतना अच्छा गुजरा, या उसके पहले किनके साथ 7 साल? शिवांश, उनके साथ 7 साल। हम लोग एक साथ थे, और मेरे परिवार कहाँ रहते थे आप लोग? इस घर में? इसी घर में। और मेरा पूरा परिवार के साथ, मेरे बच्चे। शिवांश जी थे कहाँ के? शिवांश जी थे ग्वालियर के। वो भी बिहारी है? नहीं, वो भी यूपी के। हाँ, यूपी के है। वो भी राजपूत है, सिंह है। और उसके पहले जो था आर्यन सिंह। आप उनसे कहाँ से मिले? उनके हमको मिला दिल्ली में। हम उसको, मैं काउंसलिंग देती थी, काउंसलिंग करती थी। जो उसके बाद उन्होंने कलकत्ता आया मुझसे, उसने, मैं बोला तुम इतना मुझसे छोटे हो भाई जैसे हो, ऐसा बोला, मैं आपका भाई तो नहीं बन सकता, भाई मत बोलो। पर ऐसे करते करते प्यार हुआ। पर मुझे कभी कभी लगता था जो कहीं पे मैं उसका पसंद को, क्योंकि जो ट्रांस मैन होता है उनको ज्यादातर लड़की पसंद होता है, या ट्रांस वुमेन पसंद होता है, ये ऐसा होता है। पर मैं उसको बोलती थी जो ये क्या चीज का प्यार है दोनों में हम लोग का। आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल विद अ ट्रांस मैन, क्योंकि उसका सर्जरी नहीं हुआ था। परंतु अच्छा हम लोग का बॉन्डिंग्स था, वो बहुत केयरिंग था। वो ट्रांस मैन था, उसका सर्जरी नहीं हुआ था, फिर भी उसके साथ आप थे रिलेशनशिप पे? तो उसके साथ मेरा माइंड सेटअप बहुत अच्छा था, बहुत केयरिंग था।
मुझे देखना सुनना, मुझे हर समय मेरे काम को अप्रिशिएशन करना, मेरा होम में उसको पूरा होम को वो देखता था, मेरे बच्चे लोग उसको पिताजी बुलाते थे। ओके। तो इतना सा एक प्यारा सा। ओके। फिर और इससे पहले और कितने आपके रिलेशन थे? और 2 रिलेशन थे मेरे, ओके। इसको लेकर ऑल टोटल मेरा 4 रिलेशन था। ओके, वो लोग और कैसे थे? थोड़ा थोड़ा सब उन लोग लोगों भी के बारे अच्छा में था। जान। आर्यन सिंह जो था वो भी अच्छा था, उसका परिवार ने मांगना नहीं। उसका एज कितना था? वो भी मेरे से छोटा था, अभी उसका हार्डली होगा 40। क्या करता था? वो AB इंजीनियर थे। ओके। उसका भी परिवार में वो हमारा क्या थे? वो पुलिस स्टेट था, थे? वो स्टेट थे। स्टेट हाँ, सब ओके। स्टेट थे। ओके। और वो भी इंजीनियर था। उसका हमारे इंडिया टुडे में आर्टिकल निकला था, मैं उससे पूछ कर ही लिख दी थी, जो देखो इंडिया टुडे में जाएगा तो ये नेशनल, क्योंकि स्टेट में यदि कुछ निकलता है, जैसे मेरा बहुत सारा मैगजीन में मेरा इंटरव्यू से लेकर गूगल्स में देखोगे पूरा भर्ती है, तो मैं बोला इंडिया टुडे ये ऑल ओवर इंडिया ये सर्कुलेट होता है, आप देख लो। वो मुझे बोला नहीं, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे लगा प्रॉब्लम नहीं है। फिर जाके उसका भाई साहब के हाथ में गया वो इंडिया टुडे का मैगजीन, और जिसको लेकर उस पर हावी हो गया परिवार में, जो नहीं ऐसा नहीं होगा। फिर उसका इतना मानसिक शोषण हुआ, उसका माताजी ने सुसाइड। वो कहाँ के थे? वो लखनऊ के थे। उस पर सुसाइड। कोलकाता के कोई नहीं थे? ना। कोलकाता का जो थे वो मुस्लिम एक लड़के थे। ओके। उसका माँ ने मान्यता दिया, फिर उसका बाप ने मान्यता नहीं दिया। ओके। जो उसका माँ बहुत बोला, जो नहीं मेरे साथ कुछ नहीं, मेरा बीवी मेरा बच्चा को जो पसंद है मुझे पसंद है। उसका माँ ने माना, पर उसका पिताजी ने नहीं माना। उसका पिताजी भी पुलिस में थे, वो बोला नहीं मैं नहीं मानूंगी, वो घुसेगा तो मेरा बॉडी निकलेगा। तो ये एक शिक्षा होता है मेरे लिए, जो शायद वो मेरा कभी था ही नहीं। जो अपने माता पिता या समाज से नहीं लड़ सकता, वो शायद सिर्फ मेरे साथ ये रोल प्ले किया। सिर्फ आर्यन सिंह जो था वो मेरे चलते उसको असाइलम होम में जाना पड़ा, मीन्स पगला जो जहाँ पे वहां तक वो गया। मैं उसको वहां पे देखने भी, क्योंकि उसका मानसिक संतुलन चला गया था। तो उसको मैंने देखने भी गया था। फिर आस्ते आस्ते उसका रिकवरी हुआ। फिर मैंने सुना उसका शादी हुआ। ओके। फिर अभी भी उससे बात होता है, हेलो हाय होता है। मैं सब पार्टनर को ही हेलो हाय करता हूँ। ओके, गुड। ये तो नो डाउट आपका पर्सनालिटी बहुत ही स्ट्रांग है, नहीं तो इतने सारे इतना आप लड़ नहीं पाती लोगों से आप लोगों का अधिकार के लिए। प्लस अपना पर्सनल लाइफ जो रिलेशनशिप आपका जो भी ब्रेक हुआ है, वो सब भी आप वो सब पार कर करके भी आप टूटी नहीं है, और आप अभी भी मतलब ओपन हो कि हाँ, अगर इसके बाद भी आपका कोई रिलेशन होता है तो होगा। जिंदगी एक लड़ाई है, अगर आप लोगों का यही संघर्ष है तो आप लोगों को ये करके जीना है। मरना कोई सोल्यूशन नहीं होता, हार मान के बैठ जाना और डिप्रेशन में जाके मर जाना या कुछ कर जाना, ये सोल्यूशन नहीं होता है। लाइफ में दुख तकलीफ दोनों है, खुशी भी है तकलीफ भी है, तो झेलना चाहिए। सही बोल रहा हूँ ना दीदी? और जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, एक ही जिंदगी। जी, तो दीदी अभी भी आप मुझे बताइए कि और क्या क्या सुविधा और क्या क्या आप लोगों को सरकार से समाज से चाहिए, जो आप चाहती है कि सरकार या समाज आप लोगों के लिए वो सुविधा उपलब्ध करे। देखिए, राइट फॉर इक्वालिटी हम लोग जब बात करते हैं, हमारा संविधान जो है आर्टिकल 14 में है, सब इंसान का अधिकार समान होना चाहिए। बिल्कुल, जो समानता का अधिकार बोलते बिल्कुल, जो हम लोग मुझे अलग से कुछ नहीं चाहिए, मुझे सरकार से दया नहीं चाहिए। इंसान को जो जो सुविधा मिलता है, खाद्य वस्त्र और नौकरी जीविका जी। मैं टैक्स, हम लोग भी टैक्स पेयर है, मैं भी सरकार को टैक्स देता हूँ, परंतु हमें क्या ये सुविधा है? मेरे लिए अलग सा हॉस्पिटल है जी, मेरे लिए अलग सा टॉयलेट है, मेरे लिए अलग सा कम्युनिकेशन ट्रैवलिंग का जगह है। तो सरकार तो हमें कुछ नहीं दिया, हमें मान्यता दिया जाए इंसान के तरह। इंसान को जो जो सुविधा मिलता है हमें वही दे, अलग से कुछ ना दे। बिल्कुल है। तो ये जो पढ़ाई लिखाई का सुविधा, एजुकेशन का सुविधा, रिजर्वेशन इन जॉब, रिजर्वेशन इन हॉस्पिटल, रिजर्वेशन इन एजुकेशन, रिजर्वेशन इन लाइवलीहुड, उनका ट्रेनिंग का, स्किल डेवलपमेंट, सब सुविधा, और उसके साथ साथ उनका आना जाना रहना, क्योंकि ये जो कम्युनिकेशन है, देखिए अब वृद्ध के लिए जगह है, सिटीजन सीनियर के लिए जगह है, पर ट्रांसजेंडर के लिए कुछ नहीं है। तो ये लोग कहाँ जाए? जब है मैं मेट्रो पे उठी, मैं वुमेन पहले था, लड़की लोग का कमरा अलग होता था, जहाँ पे मुझे वहां पे सुनना पड़ा, बेटा हिजड़ेदेर कमरा न है। ठीक है, ये ब्रुटली मुझे लगा, जो ऐसा
मुझे लगा जो कोई मुझे थप्पड़ मार रहा है, ओके, तो मैं तुरंत, आपने जरूर जवाब दिया होगा। जवाब तो था, मैं वहां पे बैठी और वहां पे उतरी मैं प्लैनेट, और वहां पे जाकर मैं फिर स्टेशन मास्टर को रिपोर्ट किया। ओके। फिर इसको लेकर उस समय पॉडकास्ट हुआ। ओके। आप अभी गूगल में भी सर्च करोगे। ओके, ओके। क्योंकि मेरे हर लड़ाई में मुझे, मैं जो भी लड़ाई करती हूँ वो मैं अंदर आत्मा से करती हूँ। अभी तो बहुत सुख हूँ, क्योंकि वो तो सुखी है रे भाई, जी। मैं सुखी नहीं हूँ तो जी। क्या हूँ? जी। और मैं भटकती हुई आत्मा भी नहीं हूँ, मेरा परिवार है, बच्चे लोग हैं, मैं खुशी हूँ बिल्कुल। और मैं ढूंढ भी रही हूँ, कोई अच्छा मिलेगा तो फिर मैं सोचूंगी। बिल्कुल। सो आई होप कि दीदी का जितना भी प्रॉब्लम है सब एक दिन पूरा खत्म हो जाए और दीदी को एक परमानेंट लाइफ पार्टनर मिले जो सच में बहुत अच्छा इंसान हो और जो सच में दीदी को बहुत प्यार करे और बहुत अच्छे से रखे। आप और दीदी, आपको मेरे साथ पॉडकास्ट करने में कैसा लगा प्लीज बताइएगा। मुझे लगा मैं अपना भाई के साथ बात कर रहा हूँ जी, बिकॉज मैं ना बहुत सोच के स्क्रिप्ट करके और ये बोलूंगा तो लोगों को पसंद आएगा, वो बोलूंगा तो मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं जो बोलता हूँ दिल से, मेरे अंदर से जो चीजें जिसके बारे में मुझे आपसे पूछना था मैंने सब आपसे पूछा, आपने बहुत अच्छे से जवाब दिया और मुझे टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपको। आपका क्वेश्चन में भी बहुत जान था। थैंक यू। तो दीदी आप हमको आशीर्वाद करिएगा, मैं छोटा हूँ आपसे, कि मैं नया जो पॉडकास्ट चैनल स्टार्ट किया हूँ इसको मैं बहुत आगे तक ले जाऊं, लोग मुझे सपोर्ट करें, आशीर्वाद करिएगा। बहुत आगे चले आपका पॉडकास्ट। और एक हिंदी में कहावत है, इरादे नेक हो तो सपने भी साकार होते हैं, और सच्चे लगन हो तो रास्ते आसान होते हैं। लगन को सच्चा रखना है, इरादे को साफ बिल्कुल रखना है, दीदी, बिल्कुल और आगे चलिए। बिल्कुल दीदी। तो मैं आपके लिए बहुत ही छोटा सा, मैं जैसे बोला हूँ कि मैं हर पॉडकास्ट में सबके लिए एक छोटा छोटा गिफ्ट लेके जाऊंगा। वो एक पर्टिकुलर गिफ्ट नहीं होगा, कुछ भी होगा मेरे वो मतलब पसंद से हिसाब से। तो मैं दीदी के लिए एक छोटा सा गिफ्ट लाया हूँ। तो आज का पॉडकास्ट यहीं पे खत्म होता है और नेक्स्ट में आऊंगा मेरे तीसरा पॉडकास्ट को लेके। तो आप लोग देखते रहिए और जहां भी कुछ भी गलती लगे, कुछ भी आप लोगों को बताना, आप लोग बताना चाहते हैं कि हाँ ओपेन यहाँ पे तुम थोड़ा ठीक कर लो तो और अच्छा होगा, तो प्लीज हमको सजेशन करिएगा। तो दीदी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ऑडियंस आप लोगों को भी बहुत धन्यवाद, आप लोग मुझे सपोर्ट करना ताकि मैं इस एक रियल चीज को बहुत आगे तक ले जाऊं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।